ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास। ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इंडियन हिस्ट्री। हाँ, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, भारतीय इतिहास। एक परिचय। ठीक है। आज हम लोग भारतीय इतिहास का एक परिचय देखेंगे, पूरा मतलब एंशियंट मतलब कि प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, सबके बारे में ओवरव्यू एक आइडिया बनाएंगे। और अगले क्लास से जब भी होगा, अगले क्लास से अगले ट्यूसडे से हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? ताकि 19 सितंबर तक हम लोग यूपीएससी के लिए पूरा कंप्लीट हो जाए। आज पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, पूरा हिस्ट्री मतलब शुरू से लेके मतलब कि पाषाण युग से लेके आज तक का हिस्ट्री। ठीक है, 1947 तक का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। अगर डिवाइड किया जाए तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास में जाते हैं। देखो जब पाषाण युग था, जब उस समय लोगों का दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था, लोग अपने आवश्यकता के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करते थे। जो आवश्यकता होता था केवल मतलब शारीरिक पूर्ति को लोग ध्यान देते थे कि ताकि शारीरिक पूर्ति हो जाए, और शारीरिक पूर्ति होने के बाद वो लोग कुछ सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन शारीरिक पूर्ति करने में वो लोग इतना व्यस्त हो जाते थे कि कुछ करते नहीं थे। उस समय सभ्यता संस्कृति विकसित हो रही थी। सभ्यता संस्कृति क्या होती है, उसमें विकसित हो रही थी। वो लोग अपनी केवल शारीरिक जरूरतों तक अपने आप को सीमित रखे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, तो विकास होता गया। ठीक है, कुछ लोगों को सोचने समझने की शक्ति आती गई, और फिर 1200 ईस्वी 12,000 बीसी पूर्व क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंजेज आया। क्लाइमेट मतलब क्या, वार्म हो गया, गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद मतलब कि और सब जितने प्लांट्स होते हैं, क्रिएचर होते हैं, प्लांट्स का ग्रोथ का एटमोस्फेयर बना, ऐसा क्लाइमेट बना कि मतलब कि कोई भी चीज ग्रोथ हो सकता है, प्लांट्स वगैरह ग्रोथ हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मतलब कि सभ्यता में थोड़ा विकास आया, लोगों के रहने के लिए सब कुछ माहौल बनते गया। उसके बाद आगे बढ़ते, तो हड़प्पा कालीन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन पाषाण युग में इतना देखना जरूरी है कि मतलब आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो उसके बारे में इसमें देखा जाता है। ठीक है, कहाँ क्या क्या सोर्स मिले हैं, जैसे भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो रायसेन में भीमबेटका, तो वहां चित्रकारी, जो गुफे में चित्रकारी मिले, उसका अपना अपना स्वभाव होगा कि क्या था। कि मतलब जब जैसे मान लो कि जंगल में आग से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए, जानवर से बचने के लिए गुफे में रहते होंगे, और गुफे में खाने पीने का सामान सब कुछ होगा। तो कुछ समय मैंने फ्री समय मिला होगा, तो उस समय लोग क्या करेंगे, जो अपने विचार होगा उसी विचार को लोग व्यक्त करते थे। ठीक है, चित्रकारी के माध्यम से। क्लियर है चीज? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, मतलब डायरेक्ट हम लोग आएंगे हड़प्पा कालीन में। ठीक है, हड़प्पा कालीन में। ठीक है, दो नाम याद रखना, हड़प्पा कालीन सभ्यता में दो नाम याद रखना, एक दयाराम साहनी और एक राखाल दास बनर्जी। ठीक है ना, इन्होंने दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी हड़प्पा का, और मतलब कि राखाल दास बनर्जी कैसा है, मोहनजोदड़ो के मतलब कि खोज करता थे। ठीक है, तो उस समय खोज की, वो तो इत्तेफाक से पता चल गया कि वो भी सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन जो बात करते हैं हम, हड़प्पा कालीन सिविलाइजेशन सभ्यता, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सभ्यता। ठीक है, क्लियर? और हड़प्पा, ये मेन दो जगह था, हड़प्पा और कौन सा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो जगह था मेन। ठीक है, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इनके खोज किए थे। ठीक, उत्खनन से प्राप्त हुआ था, एक बहुत बड़ा शहर। ठीक है, तो इस शहर में कुछ विशेषता थी, इस विशेषता के बारे में जान लो पहले। ठीक है, इसका अगर टाइम पीरियड बोला जाए कि कब तक एग्जिस्ट किया, उसके बारे में कोई सही से कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जनरली सब बोलते हैं 2300 ईस्वी से पूर्व से तुम्हारा 1750 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ये सभ्यता था। ठीक है, ये सभ्यता मुख्यतः मतलब सिंधु नदी, इंडस रिवर के आसपास था, इंडस रिवर के आसपास था। ये सभ्यता कहा जाता है कि सभ्यता बहुत डेवलप था, मतलब कि जो भी टाउन प्लानिंग होता है या कुछ भी होता है, बहुत साइंटिफिक तरीके से किया गया था। ठीक है, जैसे घर में जो बिल्डिंग बनता था, बिल्डिंग कैसा बनता था, ग्रिड सिस्टम से। ग्रिड सिस्टम से इन सेंस की ऐसा सिस्टम से बना हुआ था ना कि रोड कहीं उस समय अगर ट्रैफिक जाम भी होता होगा, तो ट्रैफिक जाम का संभावना को पूरा नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है चीज? मतलब साइंटिफिक तरीके से बना हुआ था, मतलब पूरा ग्रिड सिस्टम, जैसे आज का जो टाउन प्लानिंग करते हैं उस तरह से वहां टाउन प्लानिंग किया गया था। ठीक है,
ये लोग का बिजनेस क्या था, ये लोग का मेनली बिजनेस था ट्रेड। ये लोग ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे लेकिन ट्रेड भी करते थे, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन में मतलब कि नगर व्यवस्था का कुछ ऐसा सिस्टम था कि मतलब वहाँ दो टाइप के बस्ती बसे हुए थे। एक जहाँ उच्च लोग रहते थे, उन लोग का घर जो थोड़ा ऊंचा जगह पे बना हुआ था, ठीक है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम और सब नीचे वाला से बेहतर था, ठीक है। तो ऊंचा जगह बना हुआ था, इसका नाम दिया गया था सीटाडेल। क्या नाम दिया गया था? सीटाडेल, याद रखना, सीटाडेल, सीटाडेल नाम दिया गया था, ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये हड़प्पा कालीन बहुत, लेकिन अब ये उतना डेवलप सोसाइटी, अर्बन क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, इतना डेवलप सोसाइटी कैसे खत्म हुआ, इसके बारे में हर कोई संभावना लगाता, हर कोई संभावना बताता, ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ कुछ मतलब, लेकिन सही आकलन से कोई पहुंच नहीं सका, ठीक है। इसका मेन कारण लोग बोलते हैं बाढ़ बोलते हैं, सूखा बोलते हैं, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर ने जो मतलब बात किया, आईआईटी खड़गपुर और रिसर्च में बताया कि मेन कारण क्या था, सूखा, मेन कारण क्या था, सूखा, ठीक है। तो सूखे होने के कारण मतलब कि वहां ज्यादा फसल नहीं हो सका, दिक्कत हो गया बहुत ज्यादा, तो यहाँ से लोग दूसरी जगह चले गए, ठीक है। ये सबसे मेन रीजन इसका खत्म होने का, ठीक है। 1750 के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग 400, 500, 600 ईस्वी पूर्व आते हैं, ठीक है। वहां से हम लोग देखते हैं कि वहां से क्या हुआ 400, 500, 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ अब समझना बात को, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऋग वैदिक काल। क्या आते हैं? ऋग वैदिक काल, ध्यान से, ऋग वैदिक काल, वैदिक काल। तो एक काल खत्म हो गया जब हड़प्पा कालीन में सिंधु सभ्यता खत्म हो, उसके 500, 600, 7 साल गैप रहा, कुछ पता नहीं चला उसके बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक ना। उसके बाद मतलब कि आर्य लोग भारत आए। आर्य लोग कहां से आए, भारत में पहले से थे कि कहां से आए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कुछ बहुत सा थ्योरी है, बहुत सा थ्योरी, मतलब 6 विद्वान है तो मतलब 7 थ्योरी देते हैं, ठीक ना। ये सबका मेन मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि ये मेनली मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से, साइबेरिया वगैरह से आए थे, ठीक है। साइबेरिया में उसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी और वहां का ठंड पड़ती थी और वहां वो लोग सर्वाइव करना वो लोग पॉसिबल नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां से वो लोग यहाँ आ गए और यहाँ देखे कि इस एरिया में जो था, इस एरिया में मतलब उपजाऊ जमीन था, सब कुछ था, ठीक है, पानी का व्यवस्था था, सब कुछ था, ठीक है। वो माहौल उन लोगों को सूट किया, ठीक है, और वो लोग यहाँ आने लगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ मतलब कि कौन सी सभ्यता? ऋग वैदिक सभ्यता डेवलप हुई। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक, पहले क्या बोलेंगे? ऋग वैदिक। ऋग वैदिक सभ्यता इसलिए बोला ऋग वैदिक, और उसके बाद आफ्टर ऋग वैदिक, ठीक है, ठीक है। उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता, पहले ऋग्वैदिक सभ्यता, उसमें उसी काल में ऋग्वेद का स्थापना होता है, ऋग्वेद उसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक है, क्लियर है चीज। ये सब अब ऋग्वैदिक सभ्यता में हम लोग आते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में कुछ चीज और जान लो कि ये डेवलप था। देखो डेवलप कैसे था, इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि वो लोग एक मतलब कि डॉकयार्ड बनाए थे। डॉकयार्ड मींस, डॉकयार्ड में जहां जहाज आके रुकता है, ठीक है। तो लोथल में एक नदी है भोगवा, ठीक है। तो वहां ये लोग नदी को काट के कैनल बना के एक डॉकयार्ड बनाए थे, ठीक है, डॉकयार्ड। तो वहां लोग मतलब कि बिजनेस करने वाले बाहर से लोग आते थे, वहां मतलब सामान उतरता था, जो भी होता था मतलब बिजनेस होता था, तो ट्रेड सेंटर था। जब ये लोग डॉकयार्ड बना सकते हैं, पक्की ईंट के घर बना सकते हैं, तो ये मतलब सभ्यता कितनी डेवलप थी, ठीक है। उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई तो वो मतलब एक सभ्यता अर्बन थी और उस वैदिक सभ्यता क्या थी? रूरल थी, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग वैदिक सभ्यता में आते हैं। अब देखो हड़प्पाकालीन सभ्यता में या ऋग वैदिक में अब हम लोग समाज के और समाज कर्म के आधार पे नहीं, जाति के आधार पे बंटना स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि राजा का बेटा अब राजा बनेगा, वो कंसेप्ट, ठीक है, राजा का बेटा अब राजा बनेगा, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ऋग्वेद बहुत सा मंडल लिखा हुआ, तो 10वें मंडल में ऋग्वेद बहुत सा मंडल में डिवाइड है, ठीक है, मंडल ऐसा बहुत सा होता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करें जब डिटेल से बात करें। तो जैसे हमारे 9वें मंडल में क्या लिखा हुआ? सोमरस के बारे में लिखा गया, ठीक है, सोमरस के बारे में लिखा गया, ठीक है, तो बहुत चीजें उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो 10वें मंडल में तुम्हारा इसके बारे में बोला गया, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ठीक, यहां मतलब वर्ण व्यवस्था यहां से लिया गया, ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहां से लिया गया, ठीक है। इसके बाद समाज मतलब कर्म के आधार पे नहीं, मतलब कि जाति के आधार पे समाज बंटना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, मतलब समझिए बात को, 4 वर्ण जो डिवाइड किया, 4 वर्ण में डिवाइड हो गया सोसाइटी, ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो इसके बाद समाज में क्या हो रहा, अब ऋग वैदिक के काल के बाद उत्तर वैदिक काल हुआ। उत्तर ऋग वैदिक काल में क्या हुआ? 3 और मतलब कि वेद की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। ये देखो सामवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड है सामवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से, ठीक है। और यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद में मंत्र वगैरह, ठीक है, मंत्र, ठीक है, मंत्र वगैरह की मतलब कि जो भी मंत्र होता है सिद्धि मंत्र सब होता है, ठीक है। और अगला है अथर्ववेद में है मतलब कि
उसमें औषधि के बारे में बताया गया, कैसे किसी चीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो चारों वेद अलग अलग है, चारों वेद का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ है चीज। तो ऋग्वेद के बाद है उत्तर वैदिक वेद। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो समाज बढ़ चुका है, समाज वर्ण व्यवस्था में बढ़ चुका है। वर्ण व्यवस्था जब आई तो वर्ण व्यवस्था अपने साथ बहुत सा बुराई लाई। ठीक है ना, बहुत सा बुराई लाई। अब यहाँ क्या हो रहा, इसमें क्या हो रहा, अब देखो ध्यान से समझना बात को। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ कि जब ये लोग मतलब शिफ्ट किए इस एरिया में, नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस एरिया में, उत्तर प्रदेश मान लो आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इस एरिया में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वगैरह जितना भी ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में क्या हो, इस एरिया में क्या है, आयरन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आयरन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आयरन, लोहा, लोहा ध्यान देना, लोहा। ठीक है, लोहा, लोहा इस एरिया में लोहा बहुत ज्यादा। अब लोहा बहुत ज्यादा, लोहा क्या हुआ, मजबूत। ठीक है ना, जैसे मतलब तुम मतलब हड़प्पा सभ्यता को बोल सकते हो, वहां ताम्र का बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है ना, ब्रोंज का वगैरह का यूज होता था। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो हुआ ना, यहाँ लोहा का पता चल गया, तो लोहा का यूज, लोहा बहुत मजबूत है। इससे कुदाल वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन बहुत, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब लोग शक्तिशाली होने लगे, राज्य तो राज्य शक्तिशाली होने लगे, सेना बहुत पावरफुल होने लगी। ठीक है, सेना बहुत पावरफुल होने लगी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सा जैसे छोटा छोटा कबीला होता था, अब कबीला जनपद में बनने लगा, और बहुत सा जनपद मिल गया, क्या महाजनपद, क्या होने लगे, महाजनपद। ठीक है, महाजनपद। तो अभी इस समय कितने मतलब 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद बने। ठीक है, 16 महाजनपद बने। इसमें मेन मगध है, मगध, अवंती, ठीक है ना, ये सब उज्जैन, ये सब। ठीक है, ठीक है, वैशाली, ये सब मतलब कि थोड़ा मजबूत है। ठीक है, क्लियर है, याद रखना, 16 महाजनपद बने। ठीक है, इसमें कुछ जनपद ऐसे थे जहां मतलब तुम्हारा मोनार्की सिस्टम था, यानी राजा का बेटा राजा रूल करता था। ठीक है, और कुछ क्या थे, कुछ कैसा जनपद था, कुछ जनपद गणराज्य था। ठीक है, गणराज्य मतलब कि वहां मतलब कि प्रजा राजा को चुनती थी। ठीक है, जैसे वैशाली में बोल सकते हो, वैशाली का इस्तेमाल लिच्छवी नहीं थी। ठीक है, वैशाली। तो ऐसा बहुत सारे। ठीक है, तो वहां मतलब कि वजी, वजी भी शायद तुम्हारा, वजी भी तुम्हारा था, मतलब कि गणतंत्र ही था, गणराज्य ही था। ठीक है, क्लियर चीज, समझ में आया यहाँ तक बात को। ठीक है, तो मगध बहुत शक्तिशाली बना, मगध बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना, लोहा का डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत सारी समस्या आ चुकी थी। ठीक है, ठीक है, तो अभी अभी बात करना मगध, जो मगध में एक मगध में इंपायर हुआ, तो यहाँ हर्यक बहुत सा वंश है। तो पहले मगध का बात करते हैं। तो मगध वंश जब हुआ, मगध ध्यान देना, मगध। ठीक है, यहाँ हर्यक वंश की स्थापना हुई, हर्यक वंश, हर्यक वंश यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हर्यक वंश ने मगध पे रूल करना स्टार्ट किया, हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस समय इसके पहले राजा थे बिंबिसार, याद नाम याद रखना, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, क्लियर है चीज, बिंबिसार। तो देखो इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत बुराई आ चुकी थी। ठीक ना, तो अब यहाँ मतलब कि गौतम बुद्ध से थे, यहाँ बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इसी समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का विकास होने के पीछे मेन कारण क्या था, कोई पूछेगा बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का विकास का मुख्य कारण, विकास, बौद्ध धर्म का विकास का मुख्य कारण लोहे की खोज। ठीक है, मेन लोहे की खोज के कारण। कोई पूछे कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, तो तुम बोलना डायरेक्ट लोहे की खोज। ठीक है, लोहे की खोज से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो अब पशुपालन बचाना है, तो उसके लिए हिंसा को रोकना होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी। तो लोहे के खोज के कारण समाज में हर कोई मतलब कि समृद्ध होना स्टार्ट हुआ। तो जिस व्यवस्था से वो लोग पीड़ित थे, तो उस व्यवस्था से बाहर आना चाहते थे, और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। ऐसे ही जैन धर्म की स्थापना हुई। ठीक है, क्लियर है चीज, यहाँ तक समझ में आ गया बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यहाँ बहुत सा वंश होगा। मगध के बाद आएगा हर्यक के बाद बिंबिसार का बेटा आएगा, मतलब कि अजातशत्रु के बेटा उदयनी। ठीक है, सब कुछ आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, था बहुत सा। फिर मतलब तुम्हारा नंद वंश, फिर मौर्य वंश आएगा। ठीक है, मौर्य वंश। ठीक है, ठीक, क्लियर है। अब जो मौर्य वंश जब आ गया, ठीक है, मौर्य वंश जब आ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से, या चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त की मदद से मतलब नंद वंश का विनाश किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने यह सिखाया कि सबसे पहले जनता की सेवा पहला धर्म है। ठीक है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करो। ठीक है, क्योंकि सब सारे काम किस पे डिपेंड करते हैं, वित्त पे। वो बोलते थे सब कुछ डिपेंड करता है फाइनेंस पे, वित्त पे, इसलिए वित्त का ख्याल रखें। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बाद में मतलब कि जैन धर्म स्वीकार कर लेते। ठीक है,
और एक जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ वो कर्नाटक के स्वर्ण बेला में चले गए थे, ठीक है। और वहां कुछ और वो दान देना चाहते थे, बहुत ज्यादा दान देना चाहते थे। तो चाणक्य देखो जनता का इतना फिक्र करते थे, चाणक्य ने मना कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य को कि नहीं, मतलब कि इतना दान देना संभव नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया जी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि कर्नाटक के स्वर्ण बेला में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो उसी खत्म हो गए, ठीक है। निर्वाण को प्राप्त, निर्वाण बोल सकते हो, निर्वाण को प्राप्त कर गए, ठीक है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार राजा बना, और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक बना, ठीक है। अशोक बना तो अशोक बहुत आक्रमणकारी था, बहुत आक्रमणकारी था, ठीक है। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ 263 ईस्वी पूर्व, तो उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अहिंसा के चरण में आ गए, ठीक है। क्लियर जी, समझ में आया आता है, ठीक है। इसके बाद आता है मतलब कि जब मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था, बृहद्रथ, कौन था, बृहद्रथ, ठीक है। तो उसके सुंग जो थे, सुंग राजा पुष्यमित्र सुंग, उनकी हत्या करके वो राजगद्दी अपने हाथों में ले ली, राजगद्दी अपने हाथों में ले ली। फिर आगे बढ़ा, ब्राह्मण वंश की स्थापना हुई, ऐसे करते करते फिर गुप्ता वंश, सातवाहन वंश, सब कुछ आया, ठीक है। क्लियर है चीज, यहाँ तक समझ में आया बात को, ठीक है। तो ये चला, तो हमारा कौन लगे, प्राचीन भारत यहाँ तक ही खत्म हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट, इसमें बहुत चीजें है, चोल है, चेर है, पांडे है, इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है, कौन कौन अटैक किया, ठीक है। कुषाण, यूनानी, पार्थियन, कुषाण, ठीक है। सब भारत पे अटैक किए, कैसे कैसे क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चालुक्य वंश क्या था, मतलब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर है जी, इसके बारे में सब कुछ बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब आते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बारे में देखो। मध्यकालीन भारत पहले कुछ याद रखना, देखो हर, जैसे मान लो कि मौर्य वंश में, मतलब कि मौर्य साम्राज्य जब था, ठीक है, गुप्ता साम्राज्य जब था, या सातवाहन साम्राज्य था, तो इन लोग से कुछ पुराण लिखा गया जो इसी के बारे में, इसके इर्द गिर्द, इस राजा के इर्द गिर्द घूमता था। जैसे मान लो समझ करो कि मतलब मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किस पे लिखा होता है, सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसके बारे में सब कुछ डिटेल से, हर चीज पढ़ा जाएगा, मतलब डिटेल से जूम करते हुए आएगा, ठीक है। आज तो पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करना है ना, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मतलब कि मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में कोई मतलब डेट, कोई भी डेट ऑफिशियल डेट नहीं है, ठीक है। सब में ऐसा माना गया, कुछ बुक में कुछ लिखा गया, कुछ बुक में कुछ लिखा गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले इंडिया में जो अटैक, दो इस्लाम तो आ चुका था अरब में 600 के आसपास, 650 या 700 ईस्वी के आसपास इस्लाम आ चुका था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहां एक भारत में सबसे बड़ा विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम 1721 ईस्वी में। कब किए थे, 1721 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पे अटैक किए, ठीक है। कौन किए, मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पे अटैक किए, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब कि गजनवी अटैक किए, फिर गौरी अटैक किए, ठीक है। जब गौरी अटैक किए इंडिया पे, ठीक है, तो गौरी जब अटैक किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में जो रूल कर रहे थे राजा, दिल्ली में वो कौन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बाद तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मतलब गौरी को हरा दी, फिर गौरी दोबारा अटैक किया इंडिया पे, उसे भी बहुत बार 17 और पहले भी अटैक कर चुके थे इंडिया, ठीक है, हर जगह हराते गए, फिर दिल्ली, ठीक है, फिर अटैक किए, ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है, और उसके बाद वो दिल्ली में आ गए। मोहम्मद गौरी अपना जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान बनाया, ठीक है। क्लियर है जी, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बनाया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात को। तो अब दिल्ली में मतलब कि कौन सा सल्तनत आ गया, दिल्ली सल्तनत, कौन सा आ गया, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली में आ गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो भी मतलब कि राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बने, दिल्ली के मतलब मुख्य शासक बने, तो ये अपने आप को बादशाह नहीं बोले, क्या बोले, सुल्तान, क्या बोले, सुल्तान, ठीक है। सुल्तान मतलब क्या होता है, सुल्तान मतलब होता है कि जो मेन राजा मोहम्मद गौरी उसके संरक्षण में रूल कर रहा है, ठीक है, सुल्तान। और बादशाह मतलब होता है मेन राजा, जिसके पास कोई संप्रभुता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब कि दिल्ली सल्तनत पहले गुलाम वंश आया, गुलाम वंश में आया, फिर मतलब उसकी मतलब गुलाम वंश में आगे बढ़ते गए, ठीक है। फिर मतलब इल्तुमिश बने, फिर इल्तुमिश के बाद उनकी बेटी बनी, ठीक है, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान प्रशासन बहुत अच्छी तरह से चलाती थी। रजिया सुल्तान प्रशासन क्या है, बहुत अच्छी तरह से चलाती थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष क्या था मालूम है, उसका सबसे बड़ा दोष ये था कि वो महिला थी, ठीक है। और उस समय जो वहां के और थे, मतलब कि जो आमिर जो बोल सकते हो, मतलब कि जो और शासक वर्ग में जो थे, ठीक है, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई मतलब कि महिला उस पर रूल करी, और वो प्रशासन बहुत अच्छी तरह चलाते थे, ठीक। तो ये उसका कारण था। बाद में उसका क्या हुआ, मतलब विद्रोह हुआ, अपोज हुआ, क्यों, मतलब कि कहा जाता है कि कैथल में उसको डाकू लोगों ने मार दिया, लेकिन ऐसा डाकू लोग मारा कि मरवाए गए, किसके बारे में, इसके बारे में बहुत संदिग्ध है, ठीक, क्लियर है चीज, ठीक है। उसके बाद वहां है खिलजी वंश,
खिलजी वंश आए, फिर मतलब कि तुम्हारा तुगलक वंश आए, फिर सैयद वंश आए, ठीक है, और लास्ट होता है लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। तो अब देखो लोधी वंश के जब दिल्ली के शासक था, दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। उस समय, ठीक है, उस समय मतलब कि अफगानी रूलर, ठीक है, अफगान का मतलब जो शासक था, अफगान का शासक कौन था? अफगान का जो था बाबर, बाबर ने दिल्ली पर अटैक किया, पहला पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम पानीपत का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, प्रथम पानीपत की लड़ाई, पानीपत की, ठीक है। इसमें मतलब बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है, क्लियर। बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को, और दिल्ली का शासक बने, ठीक है, और मुगल एम्पायर की यहाँ स्थापना की, ठीक है। देखो बाबर बहुत संघर्षशील इंसान था, बहुत संघर्ष करता था, ठीक है। जब बाबर अपना वहां फरगना में था, या मतलब जहां बोलो फरगना में, या मतलब अफगानिस्तान में था, ठीक है, तो वहां बाबर स्टेबिलिटी नहीं गेन कर रहा था, कहीं भी स्टेबल नहीं हो रहा था, तो वो बहुत निराश हो चुका था कि हम वो बोला कि कुछ भी हम काम करते कहीं सक्सेस होते ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो संघर्ष करता रहा, और अल्टीमेटली क्या हुआ? इंडिया में इतना बड़ा मुगल एम्पायर की स्थापना की, ठीक है। इसलिए कहा जाता है संघर्ष हमेशा करना है, कब कौन सा तुम्हारा कदम तुमको कितना आगे ले जाएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए संघर्ष इंसान को करते रहना चाहिए, ठीक है। तो बाबर हर जगह से परेशान था, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में कितना बड़ा मुगल एम्पायर मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, क्लियर। बाबर, तो बाबर के जाने के बाद उसका बेटा हुमायूं बना, हुमायूं शासक बना। तो हुमायूं दिल का बहुत सही इंसान था, ठीक है, हुमायूं बहुत सही इंसान था, ठीक है। तो जो सही इंसान होता है वो कितना भी गिरे दोबारा उठ ही जाता है, ठीक है, सही इंसान। तो बाबर जितना भी साम्राज्य था उसको अपने चारों भाइयों में बांट दिया, ठीक है, और रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखो कितना था, फिर बाद में भाई लोग संभाल नहीं सके, तो अल्टीमेटली सारा शासन इन्हीं के पास आ गया, लेकिन मतलब इन्होंने बांटा नैतिकता के आधार पर, मतलब अपना शासन हुमायूं ने बांटा, ठीक है। और उस समय अफगानी शासक जो बिहार में थे, शेरशाह सूरी, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, ठीक, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही महत्वाकांक्षी, प्रशासन में बहुत ज्यादा अनुभव, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि दिल्ली पे अटैक किया और हुमायूं को हरा दिया, और हुमायूं को निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। हुमायूं यहाँ से निष्कासित, जान बचा के भागा, ठीक है। हुमायूं और मतलब कि शेरशाह सूरी मतलब कि रूल करना स्टार्ट किया, ठीक है। और शेरशाह सूरी प्रशासनिक स्तर पे बहुत अच्छी तरह से काम करता था। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड इन्हीं ने बनाया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने, ठीक। उसके बाद जब शेर सूरी के मतलब शेर सूरी मतलब कि एक हादसे में वो मर गए शेरशाह सूरी, तो उनका बेटा शेरशाह सूरी का बेटा शासक बना, और हुमायूं को उसमें मौका मिला, और हुमायूं ने दोबारा अटैक करके दिल्ली सल्तनत पे अपनी स्थापना की। लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रह सके, और लाइब्रेरी में जब अपने पुस्तकालय में जब पढ़ रहे थे, तो सीढ़ियों से गिर के मर गए, ठीक है, सीढ़ियों से गिर के मर गए, ठीक है। देखो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं का मतलब खुशकिस्मत, जिसका किस्मत बहुत अच्छा हो, लेकिन हुमायूं का जिंदगी बदकिस्मती से भरा रहा। लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने संघर्ष किया, और हमेशा मतलब कि अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल किया, ठीक है। उसके बाद आए अकबर, ठीक है, अकबर। हुमायूं के बाद कौन? हुमायूं मरा तो उस समय अकबर बहुत छोटे थे, ठीक है। तो अकबर का जो संरक्षक था उनका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? याद रखना, बैरम खां, ठीक है, बैरम खां था, ठीक है, बैरम खां, ठीक है। तो बैरम खां के संरक्षण में वो पल रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो उस समय एक हिंदू शासक था जिसका नाम था हेमू, ठीक है। हेमू और बैरम खां यानी अकबर के बीच पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ, पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ, ठीक है। पानीपत का सेकेंड युद्ध वो कब हुआ? 1556 में, 1556 ईस्वी में सेकेंड, दूसरा पानीपत युद्ध, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत, ठीक है। इसमें मतलब कि बाबर और मतलब हेमू और मतलब कि बैरम खान ने अकबर में बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई हुआ, ठीक है। हेमू जीतने वाला था, लेकिन एक तीर साथ उसके आंख में लग गया, ठीक है। उसका मतलब हेमू पकड़ा गया, उसको मार दिया गया, ठीक है, ठीक है। और बैरम खां इसके संरक्षक थे, लेकिन बैरम खां क्या मतलब कहा जाता है कि पूरा साम्राज्य वो मतलब कि खुद अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, इसलिए अकबर ने उन्हें हटा दिया, ठीक है, अकबर ने उन्हें हटा दिया, ठीक। तो अकबर जब उनको हटा दिया और बोला कि आप हज के लिए चले जाइए, ठीक है। तो हज के लिए जब बैरम खां जा रहे थे, तो बीच में हेमू का बेटा मिला और उसने मतलब कि उनको मार दिया, ठीक है, बैरम खां का, ठीक है। कहा जाता है मतलब क्या सच्चाई नहीं है उसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ चीज, ठीक है, समझ में आ गया बात को। अब यहां तक चला। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं अकबर, ठीक है। अकबर ने मतलब कि जितने भी मतलब भारतीय समाज में जो भी बुराइयां थी उसे दूर करने की कोशिश की, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब अकबर का सोच, अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके सोच में बहुत परिपक्वता थी, ठीक है। अकबर चाहते थे एक धर्म चलाना जिसका नाम था दीन इलाही। क्या धर्म का नाम था? दीन इलाही, याद रखना, इस टर्म को ध्यान देना, दीन इलाही,
ठीक है, दीन ए इलाही, एक धर्म चलाने थे दीन ए इलाही, ठीक है। मतलब इसमें सभी धर्मों के अच्छाई को समावेश करना था, सभी धर्मों का अच्छाई के, सभी धर्मों में जितना भी अच्छाई था सबका समावेश करके एक नया धर्म बनाना था, दीन ए इलाही, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक मतलब कि जैसे पूजा घर को डिस्कशन रूम क्लब होता है, पूजा घर होता है, ठीक है, उसी तरह एक इसने बना था इबादत खाना, ठीक है, कि जहां हर धर्म के विद्वान लोग आके डिस्कस करें कि दीन ए इलाही धर्म को कैसे स्थापना करना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है ना। तो इबादत खाना बनाए थे, ठीक है। तो लेकिन जो विद्वान थे ना, मतलब कि हर विद्वान अपने में आपस में, हर धर्म के विद्वान आपस में लड़ने लगा, ठीक है। तो ये दीन ए इलाही धर्म बन नहीं सका। अगर दीन ए इलाही धर्म बन जाता तो जो धर्म में, हर धर्म में विवाद होता है, आपस में टकराव होता है, वो टकराव नहीं होता है, ठीक है। तो अकबर का ये सोच था, इतना परिपक्व सोच था, ठीक है, क्लियर हो चुका, ठीक है। अकबर के बाद उसके बेटे आए जहांगीर, जहांगीर ने रूल किया। जहांगीर कला प्रेमी था, जहांगीर ना चित्रकारी में बहुत माहिर था, ठीक है, चित्रकारी में बहुत माहिर था। तो जहांगीर के समय चित्रकारी किसके समय ज्यादा डेवलप किया, तो बहुत कोई बोलते हैं शाहजहां के समय, नहीं, शाहजहां के समय नहीं, जहांगीर के समय चित्रकारी बहुत डेवलप किया, ठीक है। शाहजहां के समय स्थापत्य कला बहुत डेवलप किया, क्या हुआ, स्थापत्य कला, ठीक है, ठीक है, क्लियर चीज। तो जहांगीर के बारे में बोला जाता है कि जहांगीर अगर कोई पेंटिंग बनाया, 10 अगर पेंटर, उसके दरबार का 10 पेंटर कोई बनाया, पेंटिंग बनाया, ठीक, चित्र बनाया, तो जहांगीर देख के बता देते इसका आंख कौन बनाया है, ये पेंटिंग किसने बनाया है, ये पेंटिंग कितने बनाया, मतलब उनकी जो कला की, जो चित्रकारी की समझ थी ना, बहुत बेहतर थी, ठीक है, क्लियर है चीज। जहांगीर के बाद कौन आए, जहांगीर के बाद आया तुम्हारा अकबर, जहांगीर के बाद सॉरी शाहजहां, और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला बहुत डेवलप किया, स्थापत्य कला बहुत डेवलप किया, ठीक है, क्लियर है। और इस समय अब वो आना स्टार्ट हो चुके हैं, यूरोपियन कंपनी इंडिया में आना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है, यूरोपियन कंपनी, ठीक है, यूरोपियन कंपनी इंडिया में आना स्टार्ट कर चुकी है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो अब इसके बाद शाहजहां के बाद उसका बेटा आया औरंगजेब। औरंगजेब देखो मतलब उतना सही सनू इसका नहीं था, मतलब कि टॉलरेंस उसमें नहीं था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब कि हर धर्म को लेके चले, ऐसा नहीं। अकबर ने जो जजिया कर, जो धर्म पे जजिया कर लगता था उसको हटा दिया, तो लेकिन औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया, ठीक है। वो पूरा अपना जीवन विद्रोह को दबाने में लगाया, औरंगजेब अपना पूरा जीवन किसको दबाने में लगा, विद्रोह को, कभी यहाँ विद्रोह हो जाए, कभी वहां विद्रोह हो जाए, कभी वहां विद्रोह हो जाए, तो दबाने में लगा, ठीक है। वो समाज में हार्मोनी, जो सद्भावना स्थापित कर नहीं कर सका, ठीक है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। और शाहजहां औरंगजेब के खत्म होने के बाद, मान लो ये 1709 में औरंगजेब बन गया, 1709 में 3 मार्च 3 मार्च, मान के चलो डेट अलग अलग हो सकता है, डेट 3 मार्च 1709, ठीक है, औरंगजेब खत्म हो चुका। तो औरंगजेब जब खत्म हो चुका तो इसके बाद, ठीक है, यहां से तुम बोल सकते हो कि यहां से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक ना। इसके बाद जो तुम्हारा आधुनिक भारत बोल सकते हो, यहां से आधुनिक भारत स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो औरंगजेब के बाद मतलब कि जो बाद वाले जो जितने भी शासक आए औरंगजेब के बाद, वो कुशल शासक नहीं थे, वो अपना साम्राज्य को चला नहीं सकते थे, और मात्र नाम मात्र के राजा थे, ठीक है, नाम मात्र के राजा थे, ठीक है। अल्टीमेटली इन लोगों का जो मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जो मतलब कि मुगल साम्राज्य का राजकाज कहाँ सीमित हो गया, केवल मतलब लाल किला के अंदर, ठीक है, क्लियर हुआ चीज। तो इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग डिटेल से बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। अभी मतलब इतना ही रखते हैं, और अभी कुछ देर के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जय हिंद।